कैसे हैं आप सब। अब आज इस वीडियो लेक्चर में पता है हम लोग क्या करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जो कि है बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स। राइट। तो हम लोग फिजिक्स में मैथ्स के इंटीग्रेशन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन वो फिजिक्स के स्टार्टिंग में बुक्स में ये ऐसा गिवन नहीं होता है कि कैसे ये इंटीग्रेशन वर्क करता है। हमेशा स्मॉल एलिमेंट लेकर और उसे इंटीग्रेट करने के लिए बोला जाता है। ये स्मॉल एलिमेंट लेकर इंटीग्रेट कर दीजिए। जैसे सेंटर ऑफ मास हुआ एक कोन का, तो इसमें एक स्मॉल एलिमेंट लिया जाता है यहाँ पे और उसको इंटीग्रेट कर दिया जाता है। तो ये इंटीग्रेट कैसे वर्क करता है, इंटीग्रेशन कैसे वर्क करता है, ये हम लोग सीखने वाले हैं आज के वीडियो में। और ये फंक्शन क्या होता है और इंटीग्रेशन के डिफरेंट फॉर्मूलाज कहाँ से आए, वो सब फॉर्मूला वो भी सीखेंगे। ये तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला सबको ये बता दिया जाता है क्लास में कि एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सम कांस्टेंट सी। या डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लेकिन ये इंटीग्रेशन वर्क कैसे करता है, आखिर कैसे ये एरिया अंडर कर्व दे देता है इंटीग्रेशन, ये मैथ्स में भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि कैसे ये वर्क करता है। सिर्फ फॉर्मूला दे दिया है कि इंटीग्रेशन का ये फॉर्मूला है। और आप किसी कर्व का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, अगर ट्रायंगल या रेक्टेंगल स्क्वायर ये सब है, तो रेगुलर फिगर का तो फॉर्मूला आपको पता है, एरिया का इरेगुलर फिगर है और उसका इक्वेशन पता है तो इंटीग्रेट करके निकाल लेते हैं। लेकिन कैसे वो इंटीग्रेशन वो एरिया इतना एक्यूरेटली कैसे एरिया दे देता है, वो ये हम सीखेंगे कि कैसे इंटीग्रेशन वर्क कर रहा है। हेलो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं सीखने के लिए? ये पूरा इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन ये 15 से 20 मिनट में आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे काम कर रहा है। इसकी गहराइयों में आप एकदम उतर जाएंगे। देखिए कैसे। सबसे पहले ये डिफरेंशिएशन से बात करते हैं, क्योंकि इसका यूज आएगा ये इंटीग्रेशन में। तो डिफरेंशिएशन आया कहाँ से है? तो डिफरेंशिएशन यहाँ से देखिए, अगर मैं आपको एक एक्स इधर ग्राफ दे दूं और इधर वाई, एक्स वर्सेस वाई ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलूं, और एक फंक्शन मैं दे दूं। फंक्शन मैंने दिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स मान लीजिए मैंने दे दिया, या एफ एक्स इक्वल टू चलिए एक्स स्क्वायर मैंने आपको दे दिया एक फंक्शन। और मैं बोला कि इसका ग्राफ ड्रॉ कीजिए। तो आप इसका आराम से ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे कि सर ये क्या है, ये तो पैराबोलिक होगा। यानी ये ऐसा ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता हुआ ऐसा ग्राफ हो जाए, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का। अब ये फंक्शन क्या होता है? फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। फलन मतलब फल होता है। मतलब यहाँ आप कर्म करेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल, ये क्या है, फल देगा। तो ये फंक्शन उसका वैल्यू देगा। मतलब आपको इनपुट डालना है, आउटपुट मिलेगा। जब आप वन पुट करेंगे तो ये वन का स्क्वायर वन दे देगा, और टू पुट करेंगे तो फोर देगा। मतलब जैसा आप कर्म करेंगे ये फलन आपको फल दे देगा। राइट। तो बहुत तरह के फंक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक होते हैं, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक फंक्शन, ये अभी हम लोग कर रहे हैं। तो ये कुछ इनपुट देने पे आउटपुट देते हैं। तो ये वाई एक्सिस पे इसी एफ एक्स को लिखा जाता है। इसको वाई भी मैं बोल सकता हूँ, या इसको आप आउटपुट भी बोलते हैं कभी कभी। और ये क्या है? इनपुट। इनपुट है, जो आप इनपुट देंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट मिलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि स्लोप क्या होगा इस कर्व का एट दिस पॉइंट, यहाँ पे, राइट। तो आप स्ट्रेट लाइन का स्लोप पहले से याद कीजिए। पहले से आपने स्ट्रेट लाइन वाला स्लोप पढ़ा हुआ है। स्लोप किसको बोलते थे? कि ये x1 कुछ वैल्यू होता है और इसके करस्पॉन्डिंग इधर y1 आता है, और x2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ तो उसके करस्पॉन्डिंग y2 आएगा। तो स्लोप इसका क्या होता है? ये इसको बोलते हैं स्लोप। टेन थीटा को बोलते हैं स्लोप। टेन थीटा कितना ये एंगल बना रहा है यहाँ पे। तो ये y, चेंज इन y मतलब y2 माइनस y1 अपॉन चेंज इन x, x2 माइनस x1, इसी को तो स्लोप बोलते हैं। यानी चेंज इन y बाय चेंज इन x, क्या इसी को स्लोप बोलते हैं? बिल्कुल सर, इसी को स्लोप बोला जाता है। तो ये स्ट्रेट लाइन था तो ये स्लोप हो गया, मतलब उस तरह से। लेकिन ये कर्व है, तो कर्व के लिए जब मैं स्लोप फाइंड करूंगा तो यहाँ पे तो स्लोप अलग आएगा, यहाँ पे और यहाँ पे तो स्लोप अलग आ जाएगा, है कि नहीं? डिफरेंट डिफरेंट स्लोप आ रहा है।
तो किसी भी पॉइंट का स्लोप निकालने के लिए मुझे ये तो दो दो पॉइंट चाहिए, चेंज इन वाई चाहिए और चेंज इन एक्स। तो जब मैं वाई में चेंज करूंगा और एक्स में, तो यहाँ चला जाऊंगा और यहाँ से यहाँ तक तो बहुत सारे स्लोप हो जाएंगे, एक स्लोप होगा ही नहीं। तो इसीलिए इस पे एक पॉइंट पे स्लोप जब निकालना होगा आपको, तो इससे थोड़ा सा डिस्टेंस आगे जाना पड़ता है। इतना इतना कम जाना पड़ता है कि उसके लिए ये कर्व नहीं हो, लगभग स्ट्रेट ही हो, लगभग हम लोग स्ट्रेट कंसीडर कर सके, इतना कम जाना पड़ता है। लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाना है, आपको सिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा ले रहा हूँ, यहाँ पे ले ले रहा हूँ। मतलब ये वैल्यू मेरा x2 है और ये x1, और ये x2 कितना ज्यादा है, अगर मैं यहाँ से यहाँ x दूं, तो ये गैप जो है ना वो एकदम छोटा सा गैप है, dx। क्या गैप मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बताइए, dx लिख रहा हूँ, dx ये गैप। तो अब बताइए स्लोप क्या होगा, ये वाला वैल्यू क्या होगा, y2 माइनस y1 हो जाएगा, मतलब dy। मतलब इसमें छोटा चेंज लेंगे तो ऑब्वियसली y में भी छोटा ही चेंज आएगा, y में बड़ा चेंज थोड़े आ जाएगा। तो dy और ये dx, तो यहाँ से स्लोप जो मिलेगा, इसका स्लोप, अब ये वाला पॉइंट एकदम पास में है। आप ये मत सोचिए कि स्लोप तो चेंज हो गया है, इतना ये dx कम है ना कि ये इसके एकदम सामने है, एकदम पास है, और उतने को स्ट्रेट आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे स्लोप का क्या लिखेंगे, यहाँ पे स्लोप इक्वल टू लिखा जाएगा dy बाई dx, यानी चेंज इन y बाई चेंज इन x। लेकिन ये dx क्या है, टेंड्स टू जीरो है, ये भी ध्यान में रखना है, राइट। ये बहुत स्मॉल है। अब इसके बाद इधर देखिए क्या आप करना है मुझे, अब इसका फॉर्मूला डिराइव करना है कि कैसे, ये फॉर्मूला सबको पता चला कि इसके डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला है। तो इसी फंक्शन के लिए मैं यहाँ काम कर रहा हूँ कि मेरा स्लोप जो आने वाला है, यहाँ स्लोप वो आने वाला है dy बाई dx। अब ये dy क्या है, चेंज इन y, देखिएगा ध्यान से, चेंज इन y कैसे मिलता है, इस फंक्शन में आप कुछ इनपुट देंगे तो आपको उसके लिए आउटपुट मिलेगा, कर्म का फल मिलेगा आपको। तो y मतलब y2, मतलब फाइनल, बाद में मुझे कितना फंक्शन वैल्यू दे रहा है, पहले कितना वैल्यू दे रहा था, और मैंने इनपुट कितना पुट किया, चेंज इन x, मैंने बाद में x2 पुट किया और पहले x1 किया। क्लियर। अब y2 कैसे मिलेगा मुझे, तो फंक्शन में जब मैं x2 पुट करूंगा तब मिलेगा y, और y1 कब मुझे मिलेगा, जब मैं फंक्शन में x1 पुट करूंगा। मतलब x1 जब मैं पुट करूंगा तो उसके लिए देखिए ये y1 मिलेगा, और जब मैं x2 पुट करूंगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग y2 वैल्यू मिलेगा। तो चेंज इन y कैसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक फाइनल वाला y और यहाँ से यहाँ तक इनिशियल वाला y, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ही चेंज इन y होगा। तो मैंने इनिशियल वैल्यू लिखा है यहाँ x2 माइनस x। समझ में आया कि नहीं इतना, बिल्कुल सर आ गया समझ में, आगे बताइए, आगे देखिए। अब इस फंक्शन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, ये फंक्शन है ना एक्स स्क्वायर, यानी इस फंक्शन में आपको x के जगह पे क्या पुट करना है पहले, तो पहले मैंने यहाँ से यहाँ तक x लिया और बाद में x में dx ज्यादा लिया, तो फाइनल वाला कितना लिया, तो फाइनल वाला मैंने लिया x के जगह पे x प्लस dx लिया, और ध्यान से dx बहुत स्मॉल है, माइनस f पहले से क्या था मेरा x था, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये फंक्शन कुछ मुझे देगा, और x प्लस डी एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग भी कुछ y देगा मुझे, और x2 माइनस x1, x2 क्या लिखना चाहिए मुझे, फाइनल वाला x, यानी x प्लस डी एक्स। देखिए पहले से x था और उससे थोड़ा सा dx ज्यादा लिया, तो फाइनल वाला x हो गया x प्लस डी एक्स, पहले से था x। अब ये x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो, है कि नहीं। अब फंक्शन का वैल्यू देखिए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसमें x की जगह पर x प्लस डी एक्स लिखिए, तो x प्लस डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, माइनस दूसरी बार में इसको x ही मुझे पुट करना है फंक्शन में x, तो ये वैल्यू क्या देगा, एक्स स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आया डी एक्स, इसको ओपन करिए ब्रैकेट को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी डी एक्स का स्क्वायर प्लस 2ab, 2x dx माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला एक्स स्क्वायर अपॉन dx, x ने स्क्वायर को कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर। ये dx क्या मैंने कंसीडर किया था, एकदम स्मॉल कंसीडर किया था, है कि नहीं। तो उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और स्मॉल आ जाएगा, क्योंकि अगर 0.1 है स्मॉल एक नंबर, तो उसको और स्क्वायर करेंगे तो 0.01 हो जाएगा, और स्मॉल हो जाएगा। तो ये इतना स्मॉल है कि इसको भी निग्लेक्ट किया जाता है यहाँ पे, क्योंकि ये एकदम स्मॉल था ये, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो और भी छोटा सा आएगा, तो ये नेग्लिजिबल है यहाँ। तो अब 2x dx बाई डी एक्स आ गया, क्या आ गया बताइए, 2x dx बाई
dx। ये dx से dx क्या हो गया, dx क्या था, चेंज इन x। x एक्सिस में कितने का चेंज आप लाए, ये भी तो चेंज इन x ही है। तो आंसर इसका आ गया 2x। इसका मतलब ये मुझे पता चल रहा है कि इस P पॉइंट पे जो स्लोप आने वाला है, जो कि dy बाई dx था, वो कितना आने वाला है, dy बाई dx स्लोप फाइनली आने वाला है 2x। ये 2x कब आने वाला है, जब y कितना था, कितना था y बता दीजिए, एक्स स्क्वायर था। y का वैल्यू क्या था, एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो ये 2x आ गया। तो अब फॉर्मूला बना देंगे, x टू द पावर 3 रहेगा तो 3x स्क्वायर आएगा। x टू द पावर n का क्या आता है, nx टू द पावर n माइनस 1 आता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूला डिराइव करके पहले से रखे हुए हैं। बहुत सारे फॉर्मूला डिफरेंशिएशन के हैं, जिसमें आज हम लोग अलजेब्रिक पे बात कर रहे हैं। तो आप ये पहले से नहीं जानते हैं तो ये सब लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, ये आगे हम लोग बढ़ने वाले हैं अब। तो अब मैं यहाँ कॉर्नर पे लिख देता हूँ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ गया, क्योंकि आगे मैं वो यूज करूंगा। तो डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर अभी जब मैंने किया तो आंसर मेरा 2x आ गया था। ये फंक्शन यहाँ पे था y, और y का वैल्यू था एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू था एक्स स्क्वायर, और उसका मैंने आपको प्रूव करके दिखाया कि ये 2x आता है ऐसे। अब इसका यूज क्या है, देखिए स्लोप तो हमने फाइंड कर दिया। अब इंटीग्रेशन में क्या इसका यूज है, ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बचपन में बिछड़े हुए भाई के जैसे हैं। ये अलग अलग दोनों टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। मतलब ये इंटीग्रेशन तो एरिया अंडर कर्व के लिए यूज होता है ये, और डिफरेंशिएशन स्लोप के लिए यूज होता है, लेकिन ये रिलेटेड एक दूसरे से है। देखिएगा आगे। अब ये डिफरेंशिएशन समझ गया आप कैसे काम कर रहा है, स्लोप निकालने का काम करता है, या रेट ऑफ चेंज भी बताता है, लेकिन अभी हमने स्लोप देखा। अब इंटीग्रेशन का पहले मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ, क्यों ये आया इंटीग्रेशन। आपको जब मैं ये एरिया फाइंड करने के लिए बोलूंगा कि इसका एरिया ट्राइंगल का फाइंड कीजिए, और ये मैं वैल्यू दे दूंगा कि ये y इक्वल टू एक्स ग्राफ है, का इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, और ये 4 वैल्यू है, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग y भी क्या है, 4 है। क्योंकि y इक्वल टू एक्स है तो जितना मैं x लूंगा उतना ही y मिलने वाला है। अगर ये दोनों सेम है और इसका एरिया मैं बोलूँ तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि सर ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसका एरिया आप लिख दीजिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो ये 8 यूनिट आ जाएगा इसका एरिया। लेकिन जैसे ही मैं आपको बोलूंगा कि अब इसका एरिया जरा बताइए, कि ये मैं एक्स स्क्वायर ऐसे दे दूंगा, ये एक्स स्क्वायर है y इक्वल टू इसका, ये ग्राफ है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, और तब मैं आपसे बोलूंगा कि इसका एरिया आप बताइए, ये वाला एरिया कितना आएगा ये, तो आप इसका नहीं फाइंड कर पाएंगे, क्योंकि जो ट्रायंगल है नहीं, रेगुलर फिगर है नहीं, इरेगुलर फिगर है, तो इसका एरिया फाइंड करने के लिए फॉर्मूला ही नहीं है बना हुआ। तो अब क्या करें, क्या करें, तो आप सोचेंगे सर ये सर्कल ऐसे कर दीजिए ऐसे, और ये 1/4 ले लीजिए, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये सर्कल का इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, पैराबोला का इक्वेशन। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये कि यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल लेके और सर्कल का ये 1 क्वाड्रेंट 1/4 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इसका मिल जाएगा। ऐसा कब करते हैं, जब ये सर्कुलर जैसा रहता है, सर्कल जैसा, ये सर्कल वाला कर्व है ही नहीं। तो अब एरिया कैसे फाइंड करें, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई क्या कर सकता है कि इसको छोटे छोटे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट लेगा इस, और वो पॉइंट लेकर और बोलेगा ये ऐसे, देखिए एक मेरा क्या बन गया, ये वाला एरिया बन गया। और रेक्टेंगल का एरिया तो हम लोग जानते ही हैं फाइंड करने के लिए, तो ये रेक्टेंगल का फाइंड कर लेंगे। फिर एक और पॉइंट लेंगे यहाँ ऐसे, ये पूरा नहीं, ये वाला रेक्टेंगल फाइंड कर लेंगे। फिर एक पॉइंट लेंगे ऐसे, लेकिन यहाँ से यहाँ का नहीं कर पाएंगे आप, यहाँ से यहाँ का नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कर्व है, तो आपको स्ट्रेट चाहिए ऐसे, तब ना रेक्टेंगल यहाँ बनेगा। तब रेक्टेंगल का आप एरिया फाइंड कर सकते हैं L इंटू बी करके। तो आप इस तरह से बहुत सारे, देखिए अब इसका नहीं फाइंड कर पाएंगे तो इसको एक रेक्टेंगल बनाने के लिए ऐसे करना पड़ेगा, तो आप रेक्टेंगल का फाइंड कर लेंगे। लेकिन इससे होगा क्या कि ये वाला ये एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे, ये ट्राइंगल नहीं है, ध्यान से देखिए, ये ऐसे है और ये ऐसे, राइट एंगल तो बन रहा है, लेकिन ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये कर्व है ऐसे। तो अब इसका एरिया कैसे बनेगा, नहीं फाइंड कर पाएंगे इसका एरिया, रेड वाला जो ये सब है, ये एरिया तो छूट जाएगा ना आपका, ये तो फाइंड नहीं कर पाएंगे। अब कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको और छोटे छोटे रेक्टेंगल में स्प्लिट कर रहा हूँ। देखिएगा इंटीग्रेशन का मजा अभी आएगा, आपको फील आएगा क्यों इंटीग्रेट किया जा रहा है और कैसे इंटीग्रेट करते हैं ऐसे।
अब इतना बड़ा बड़ा स्ट्रिप न लेकर मैं एकदम स्मॉल स्ट्रिप लेता तो ये एकदम पास पास लेता। देखिए इतना छोटा छोटा मैं स्ट्रिप अगर लेता ऐसे, मैं पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ यहीं तक, ऐसे स्मॉल अगर मैं लेता और इसको ऐसे मैं कंप्लीट करता इस तरह से, इस तरह से, तो ये रेड वाला पार्ट एकदम कम बचता। देखिए कितना छोटा सा एकदम डॉट जैसा बच रहा है, डॉट डॉट। इसमें कितना सारा एरिया मेरा छूट जा रहा था ना, पूरा एरिया नहीं मिल रहा था मुझे। लेकिन जब मैं छोटा ये स्मॉल ले रहा हूँ ना, स्मॉल एकदम वैल्यू, तो मेरा ये नेग्लिजिबल बहुत कम ये छूट रहा है। और इससे भी ज्यादा स्मॉल अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल बना दूं, तो रेक्टेंगल का एरिया तो मैं निकाल ही लूंगा, ये वाला पार्ट क्या होगा वाई, और ये उसका एक्स में डिफरेंस होगा, तो दिस इंटू दिस करेंगे रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। तो इसको अगर बहुत ही ज्यादा एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल मैं कर दूं इसको, तो मेरा जो रेक्टेंगल का एरिया है वो सही सही देने लगेगा। लेकिन इतना स्मॉल पार्ट तोड़ने पे सबको ऐड भी करना है, इसको ऐड करना वो भी एक मुश्किल टास्क है। लेकिन ये मुझे पता चल गया कि स्मॉल एकदम लेके करने से ये बहुत कम बच जाता है और मेरा लगभग एरिया सेम आ जाता है। तो अब इसी को न्यूटन और लेबनिज ने दोनों ने मिलकर क्या किया, बोला कि ये वाई एक्सिस जो आपने बनाया है, ये वाई, ये तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स है, जिसको आप वाई भी बोल सकते हैं, और एक्स एक्सिस में क्या है, ये एक्स। तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे जाकर और dx dx थिकनेस का एक स्ट्रिप ले लीजिए, रेक्टेंगल जैसा जो आप ले रहे थे। और ये dx बहुत ही स्मॉल होना चाहिए। क्यों स्मॉल होना चाहिए dx? क्योंकि ये जितना ज्यादा स्मॉल होगा, ये जितना ज्यादा स्मॉल होगा, उतना उतना कम आप मिस करेंगे ये एरिया। आपने यहाँ पे देखा ना, ये जितना आपने छोटा लिया था छोटा, ये रेड वाला पोर्शन बहुत कम बचा था। तो ये एकदम dx में छोटा लिया हूँ ताकि मेरा कुछ भी उधर बचे नहीं, राइट। तो ये dx और ये उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो हाइट मिलेगा रेक्टेंगल का वो क्या होगा, fx होगा, राइट। जैसे मैं अगर यहाँ से यहाँ तक x पुट करूँ, तो फंक्शन में मैं जब x पुट करूंगा तो क्या मुझे इसका y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, यानी f ऑफ x मिलेगा। और एक इसका एरिया क्या आएगा बताइए, एक रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, y मतलब l इंटू बी, एल के जगह पर एफ एक्स, और इसका थिकनेस कितना है dx। तो ये एफ एक्स इंटू डी एक्स ही क्या मुझे ये छोटा वाला एरिया दे रहा है बताइए। ये छोटे से स्ट्रिप का एरिया कैसे मिल रहा है मुझे, एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वाई में निकाल रहा हूँ, मतलब इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग आउटपुट, यानी एफ एक्स वो फंक्शन का वैल्यू एक्स पे जितना भी एक्स है, और इंटू ये थिकनेस, तो एफ एक्स डी एक्स करने से ही मुझे ये एरिया मिल जा रहा है कि कितना स्मॉल एरिया आ रहा है। समझ गए इतनी बात। अब न्यूटन लेबनिज ने इसको यूज करके क्या सोचा कि ये एफ एक्स डी एक्स है ना, इक्वल टू डी ए। अब इस dx को इन्होंने इधर डिवाइड कर दिया, तो उन्होंने सोचा, देखिए मुझे मेरा एरिया क्या आने वाला है, ये यही एरिया है, ये पूरा एरिया क्या है, ये ए है, राइट। और ये डीए क्या है जरा बताइए मुझे, डीए एक स्ट्रिप का एरिया है, और ए क्या है, पूरा एरिया जो मेरा आने वाला है वो। अब उन्होंने क्या किया कि इस एफ एक्स को यहीं रहने दिया और इसको इधर डिवाइड कर दिया, डी ए बाई डी एक्स। अब देखिए क्या जादू हो गया है, ये तो ए का डेरिवेटिव है। मतलब अगर मैं एरिया को डिफरेंशिएट कर दूं तो वापस एफ एक्स आ जा रहा है, एफ एक्स आ जा रहा है। और एफ एक्स तो दिया हुआ रहता है कि आपको कौन से फंक्शन को आपको कौन से फंक्शन के नीचे का एरिया निकालना है, वो फंक्शन दिया हुआ है कि नहीं, एफ एक्स दिया हुआ रहेगा। तो वो एफ एक्स अगर आप ऐसा कोई ए फाइंड कर पाए जिसको डिफरेंशिएट करने पे ये वाला टर्म आता है, तो क्या वही एरिया आपका होगा, समझे कि नहीं। तो अभी मेरा ये एफ एक्स मुझे पता है क्वेश्चन में कि मेरा एफ एक्स जो दिया हुआ था वो एक्स स्क्वायर था, एफ एक्स इक्वल टू क्या था, एक्स स्क्वायर। तो ये पक्का एक्स स्क्वायर आने वाला है। तो ये ए क्या रखना चाहिए मुझे, एरिया में कितना लिखूं कि वो एक्स स्क्वायर आ जाए, इसी एरिया को ढूंढना है आप। तो ये फॉर्मूला देखिए मैंने पहले लिखा हुआ है कि एक्स टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर एन बाई डी एक्स क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन होता है ना। तो यहाँ स्क्वायर लाना है तो पक्का यहाँ एक्स क्यू होगा,
लेकिन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव करेंगे ना तो 3x² आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा, लेकिन इधर 3 नहीं लाना है ना, तो इधर डिवाइड कर दो, यानी x³ बाई 3 का डेरिवेटिव करेंगे तो पक्का ये आ जाएगा, क्योंकि 1/3 बाहर आ जाएगा, और d/dx x³ करेंगे तो 3x² आएगा, तो 1/3 ऑफ 3x², 3 से 3 कैंसिल, x² आया कि नहीं, x²। यानी कि इंटीग्रेशन करना क्या है, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ये फंक्शन पता है कि इस फंक्शन के नीचे का एरिया क्या है, ये पता करना है, और फंक्शन दिया हुआ है, तो आपको एक ऐसा ढूंढना है, एक ऐसा फंक्शन ढूंढना है जिसको डिफरेंशिएट करने से ये आ रहा है, वही एरिया के इक्वल आ जाता है। वही किसके इक्वल आ जाता है, एरिया के। तो इसी चीज को इंटीग्रेशन में कैसे लिखा गया, इंटीग्रेशन में इसी चीज को सिंपल बना दिया गया। अब मैं जो छोटा एरिया ये मैंने लिया था, ये डीए एरिया, ये ए क्या है, पूरा एरिया है पूरा। तो इसी डीए को एक छोटा एरिया, दूसरा, तीसरा, 4, 5, 6 ऐसे सारे छोटे छोटे एरिया को ऐड किया हुआ है, यानी सम किया हुआ है। तो सम के लिए एस लिखते हैं हम लोग, एस से सम लिखा जाता है। तो इससे एस का जो ये एस वर्ड है ना, उससे ये सिंबल ले लिया वो इंटीग्रेशन के लिए उन लोगों ने ये सिंबल बना दिया। और इधर वेरिएबल क्या है, एक्स के साथ वेरी कर रहा है, तो उन्होंने एक्स लिख दिया। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन है, ये फंक्शन दिया हुआ है x², तो उन्होंने डायरेक्टली ये बोल दिया कि ये जो फंक्शन है उसको इंटीग्रेट कर दीजिए। इसको इंटीग्रेट करना मतलब ऐसा एक फंक्शन फाइंड करना है जिसको डिफरेंशिएट करने से ये आता हो। इसको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है, इसको इंटीग्रेट करने का मतलब है दिस इज सेम एज फाइंडिंग फाइंडिंग अ फंक्शन whose derivative is this one x², राइट, ये चीज है। तो अब मैथमेटिशियंस ने क्या किया है, पहले से ही ऐसे ढूंढ ढूंढ कर रखा हुआ है बहुत सारे वैल्यू, और उन्होंने फॉर्मूला बना दिया है इंटीग्रेशन का। जैसे मैं यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बताया कि x³ बाई 3 है, तो उन्होंने इसका फॉर्मूला बना दिया कि जब इसको इंटीग्रेट करना होगा ना x⁻² को, तो आप लिख दीजिए x⁻² + 1 अपॉन 2 + 1। तो ये क्या हो गया, x⁻³ बाई 3 आया। देखिए x⁻³ बाई 3 मैंने मिलाया था, तो ये इंटीग्रेशन का एज ए फॉर्मूला उन्होंने बना दिया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लग रहा है कि आप स्क्रीन पॉज करके ये लिख लीजिएगा जो भी मैंने यहाँ पे लिखा है। आपको अब ये मजा आ गया होगा कि ये कैसे ये फॉर्मूला बना, x⁻n dx का इंटीग्रेशन। ये तो सिंबल है और ये बता रहा है कि x एक्सिस पे वेरिएबल, मतलब x है वेरिएबल, x के साथ वेरी कर रहा है। तो इसका फॉर्मूला उन्होंने क्या लिख दिया कि इसका फॉर्मूला लिख दिया x⁻n+1 अपॉन n+1। और अभी लिमिट मैं नहीं दूंगा तो कहाँ से कहाँ का एरिया निकाले, तो इसलिए लिमिट भी एक लगाते हैं हम यहाँ। और उस लिमिट को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ a से लेकर b तक। तो यहाँ भी लिमिट पुट करना पड़ता है a से b। मतलब अगर 0 से आप 3 एरिया निकालना चाहते हैं तो 0 से 3 लिखते हैं, अगर 1 से 3 निकालना है तो यहाँ 1 से 3 लिमिट रख देंगे यहाँ पे। तो आपने देखा कि कैसे ये फॉर्मूला डिराइव हुआ इंटीग्रेशन का, और क्यों ये एरिया अंडर कर्व दे पा रहा है। याद आ गया ना, ये f(x) dx = dA है। फिर इधर dx डिवाइड करते ही उन लोग के माइंड में सडनली आया कि ये तो एरिया का डेरिवेटिव ये खुद फंक्शन आ जा रहा है। तो एक ऐसा अगर फंक्शन हम ढूंढ पाए जिसको डिफरेंशिएट करने से मेरा ओरिजिनल ये वाला फंक्शन आ जाए, तो वही फंक्शन एरिया आने वाला है कि नहीं, यही एरिया आने वाला है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अब एक दो एग्जांपल ले लेते हैं इस पे बेस्ड। कैसा एग्जांपल आता है देखिए, एरिया फाइंड करने बता रहे थे आपको। तो ये एरिया अगर फाइंड करने के लिए आपको है, ये एरिया फाइंड करके दिखाइए मुझे ऐसे। ये क्या था, x² था, f(x) क्या था, ये फंक्शन x²। और अगर आपको यहाँ फाइंड करना होता है 1 से लेकर और ऐसे 3 तक, x का वैल्यू 1 है, x1 का, x2 का 3, और इसका एरिया आप फाइंड करके दिखाइए। तो फॉर्मूला तो डायरेक्ट है नहीं, तो इंटीग्रेशन में क्या बताया गया, इंटीग्रेशन ये जो फंक्शन है उसको लिख दीजिए, और dx और 1 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट करेंगे, तो x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻³ बाई 3। फिर इसको मैं लिमिट पुट करूंगा 1 से लेकर 3 तक, तो अपर लिमिट हो गया 3³ 27/3, 1³ -1/3, तो ये वैल्यू आ जाएगा 26/3।
तो ये एरिया शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 26/3। समझ में आया कैसे एरिया फाइंड करते हैं इसका, और क्यों इंटीग्रेशन इसका एरिया दे रहा है, ये भी आप समझ गए होंगे। तो मजा आया ना इस वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए बने रहिए चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके। तो दोस्तों देखा आपने कितने मजे में ये इतने सारे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को पढ़ा। ये अभी तक मुझे विश्वास है कि आप सारे चीजों को समझ गए होंगे कि कैसे ये इंटीग्रेशन वर्क कर रहा है, उसकी गहराइयों को समझ गए होंगे। ये सारी चीजें आप बुक पढ़कर नहीं समझ सकते थे। तो आपको मजा आया ना इस वीडियो में। आने वाले वीडियोस में हम लोग और भी इसी तरह के इंटरेस्टिंग मैथमेटिकल फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे वर्क करते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और ऐसा ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि ट्रिग्नोमेट्री के कितने भी वैल्यू को कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ये सब सोचना नहीं पड़ेगा। और साइन कॉस टैन कितना भी वैल्यू आ जाए, 3000 आ जाए, 500 आ जाए, 700 आ जाए, सारा वैल्यू आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंशियल सारे फंक्शंस को हम लोग आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कैलकुलस के साथ खत्म करते हैं इस क्लास को। आप जाइए और बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए, और फिजिक्स में तो चैप्टर्स में आपको इस तरह के इंटीग्रेशन से मिलना पड़ेगा। ओके, तो यहीं पे इस लेक्चर को खत्म करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्दी से पहुंच जाए जैसे ही मैं अपलोड करूं। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।